हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आज हम लोग क्रैश कोर्स में कम रिवीजन में कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? एटॉमिक स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ठीक है, आपने डिटेल में चैप्टर को पहले पढ़ा ही होगा, प्रैक्टिस भी किया होगा। आज हम लोग इसको क्या करते हैं, ब्रीफ में पढ़ते हैं, थोड़ा फास्ट पढ़ते हैं और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, किस टाइप का आता है, उसको सोल्व कैसे करना है और कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आज हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अपनी अपनी नोटबुक ओपन कर लो, अच्छे से समझो और उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह काफी अच्छे से सॉल्व करो। ठीक है, चलो क्या नाम है चैप्टर का? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब इस चैप्टर को मैं बिगिनिंग से नहीं लेकर के मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जहां से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। तो मैंने पिछले 7-8 सालों में क्या देखे हम लोगों ने, आप भी देखिए कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वो क्वांटम नंबर से आ रहा है। तो पहले एक बार ब्रीफ में थोड़ा क्वांटम नंबर पढ़ लेते हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएगा, कैसे अटेम्प्ट करना है और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्या है हमारे पास, क्या क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं आप सब जानते हो, ए सेट ऑफ 4 नंबर्स which give a complete information of an electron in an atom। उसे क्या बोलते हैं? क्वांटम। यहां पे क्वांटम का मतलब क्या है? क्वाड, QUAD, क्वाड मींस 4। These are 4 numbers, these are a set of 4 numbers। तो क्या लिखेंगे? a set of 4 numbers which give a complete information of an electron in an atom। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्वांटम नंबर्स। अब ये कितने हैं? 4 है। तो सबसे पहला क्वांटम नंबर कौन सा है? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं उसे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल n से। अब ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता क्या क्या है? देखो, सबसे पहले तो ये नेम बताएगा, नेम ऑफ द शेल टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है, ओके। नेम कैसे बताएगा? बताता हूं आपको। दूसरा क्या है? नंबर। नंबर तो बताना ही बताना। अब n की वैल्यू क्या हो सकती है? 1 2 3 4 अप टू कहां तक हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है। ठीक है, तो नंबर तो ऐसे ही बता दिया। अब अगर n की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा शेल हुआ? K। क्या हुआ? K। तो नेम बता दिया उसने। अगर n का वैल्यू 1 है, इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में है तो इसका मतलब कौन से शेल में है? K शेल में है, कैपिटल K। n का वैल्यू 2 है तो कौन सा होगा? L शेल होगा, देन M, देन N एंड सो ऑन। कहां तक जाएगा ये? इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है? दीज आर द नेम ऑफ द शेल, नेम ऑफ शेल। और ये क्या है? नंबर ऑफ द शेल। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है हमको नेम ऑफ द शेल बताता है K, L, M, N सो ऑन, और नंबर तो वैसे ही बताता है 1 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट। उसके बाद ये क्या बताता है अपने को? साइज ऑफ द शेल। कैसे? देखो, अगर n का वैल्यू सिर्फ 1 ही है इसका मतलब साइज छोटा होगा। अगर मान लो n का वैल्यू मान लो 5 हुआ तो इसका मतलब साइज क्या होगा? बड़ा हो गया। हम कैसे ज्यूम कर सकते हैं? मान लो हमारे पास एक सिंगल फ्लोर का घर है। क्या है? सिंगल फ्लोर का घर। n का वैल्यू कितना हुआ? 1 हुआ तो घर छोटा होगा। और वही हमारे पास एक 10 स्टोरी बिल्डिंग है। 10 स्टोरी बिल्डिंग है, n का वैल्यू 10 हो गया तो हमारे माइंड में पहले से आ जाएगा कि 10 स्टोरी बिल्डिंग है तो वो सिंगल फ्लोर के घर से तो क्या होगा? काफी बड़ा होगा। तो ये हमको क्या बताता है? साइज ऑफ द शेल भी बताता है। फिर और क्या क्या बताता है अपने को? एनर्जी ऑफ ए शेल, एनर्जी ऑफ ए शेल। एक शेल का एनर्जी, जैसे मान लो n का वैल्यू 1 है तो एनर्जी क्या होगा? शेल का कम होगा। अगर n का वैल्यू 10 हुआ तो उस शेल का एनर्जी भी क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कैसे? मान लो फिर वही एक फ्लोर का घर है आपके पास, तो उस फ्लोर के घर में रोमिंग करने में, घूमने में आपको ज्यादा जोर नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो कि 10 स्टोरी बिल्डिंग है और आपको 10th फ्लोर पे जाना है, कहां जाना है? 10th फ्लोर पे, लिफ्ट नहीं है। कैसे जाना है? बाय स्टेयर्स जाना है। तो उस 10th फ्लोर पे जाने में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी। तो हम उसको उससे रिलेट कर सकते हैं कि n का वैल्यू जितना ज्यादा होगा तो साइज ऑफ द शेल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा, और एनर्जी ऑफ द शेल भी क्या होगा? उतना ही ज्यादा होगा। तो n क्या बताता है? एक शेल का एनर्जी भी बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो एक शेल का नंबर, एक शेल का नेम KLMNO,
उसके बाद उसका साइज और उसके बाद उसका एनर्जी, ये हमको बताता है टू विच एन इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। वो शेल जिससे इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है उसका नेम, नंबर, साइज और एनर्जी बताता है। कहानी क्लियर है? अब ये तो बेसिक था। अब नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में एक बात बोली थी, दैट द ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, या फिर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है। तो क्या बोला था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ एंगुलर मोमेंटम को कैसे लिखते हैं? mvr से लिखते हैं। मोमेंटम क्या होता है? p इज इक्वल टू mv, और अगर हमने रेडियस ले लिया तो वो क्या हो गया? एंगुलर मोमेंटम हो गया। तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। h अपॉन 2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो हमने क्या लगा दिया आगे? n, where n is a whole number। n क्या है? होल नंबर है। n का वैल्यू कितना हो सकता है? n का वैल्यू कितना हो सकता है? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n कैन नॉट हैव ए फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होगा कि 1.1 हो जाए, 1.5 हो जाए, 2.2 हो जाए, 2.5 हो जाए, नो। n क्या होगा? एक होल नंबर होगा। क्या होगा? एक होल नंबर। ठीक है, तो क्या जाएगा? mvr इक्वल टू h अपॉन 2 पाई। अब अगर आपसे पूछे एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, इन द थर्ड ऑर्बिट, तो थर्ड ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? मान लो आपको दे दे थर्ड ऑर्बिट दे दे, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। तो mvr कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा कितना? 3h अपॉन में 2 पाई। इसको सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 1.5h अपॉन में पाई। ये आ सकता है। अब ये जो h अपॉन 2 पाई है, क्या ये कांस्टेंट नहीं है? h का है प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू फिक्स है। पाई तो आप जानते ही हो, और 2 भी कांस्टेंट है। तो h अपॉन 2 पाई वो भी क्या है? कांस्टेंट है। तो h अपॉन 2 पाई को कलेक्टिवली हम लोग क्या लिख देते हैं? हैश। क्या लिख देते हैं? हैश। तो मैं लिखूं 3h अपॉन 2 पाई, और मैं क्या लिख दूं? मैं लिख दूं क्या? 3 हैश। इसको हम लोग हैश बोलते हैं। ठीक है, तो क्या जाएगा? 3h। आपको अगर ऐसे दे दे तो हैश में लिख दो, नहीं दे तो h अपॉन 2 पाई में लिख दो। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन हो सकता है। तो ये क्या है? हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ठीक है ना? ओके, चलो आगे चले, मिटा दे इसको। अब आता है नंबर 2। नंबर 2 कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। कौन सा है? एजीमुथल क्वांटम नंबर, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ? मेन, प्राइमरी। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या हुआ? सेकेंडरी। तो नंबर 2 देखो क्या हुआ? नंबर 2 को हम लोग क्या बोलते हैं? एजीमुथल, या फिर सेकेंडरी, या फिर सब्सिडरी। सब्सिडरी, या फिर क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मोमेंटम। ठीक है, या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, या फिर उसको डायरेक्ट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये है तुम्हारा कौन सा? सेकंड। अब बात ये आता है कि जो एजीमुथल का मतलब क्या होता है? एजीमुथल का मतलब क्या है? एजीमुथल का जो मीनिंग है वो क्या है? इट इज द एंगुलर मेजरमेंट, एंगुलर मेजरमेंट इन ए स्फेरिकल, इन ए स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एंगुलर मेजरमेंट करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एजीमुथल बोलते हैं। अब देखो ध्यान से, वी कंसीडर एटम एज ए स्फीयर। हम लोग एटम को एज ए स्फीयर कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो आपका हो गया स्फेरिकल हो गया। अब उस स्फीयर में हमने 3 कोऑर्डिनेट्स ले लिए, x, y एंड z। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। उस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, यानी उस एटम में जिसको हम लोग एज ए स्फीयर अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना, उस एटम में अगर हमको एंगुलर मेजरमेंट करना है तो वो कौन सा क्वांटम नंबर होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा। कौन सा होगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीमुथल क्वांटम नंबर आपको बताता क्या है? ठीक है, ये आपको बताएगा क्या? शेप ऑफ सबशेल। क्या बताएगा आपको? सबशेल का शेप बताएगा। ठीक है, क्या बताएगा? शेप ऑफ द सबशेल। ठीक है, दूसरी बात, अगर इस एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको हम लोग लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं क्या? स्मॉल एल से। किससे लिखते हैं? स्मॉल एल से। अगर इस स्मॉल एल एजीमुथल क्वांटम नंबर को
प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ ऐड कर दिया जाए तो वो क्या बताएगा हमको, एक सबशेल का एनर्जी बताएगा। हमको क्या बताएगा, एनर्जी ऑफ ए सबशेल। कौन बताता है, n प्लस में n। अब देखो इस पे क्वेश्चन हो सकता है कि एक शेल का एनर्जी कौन बताता है, n, और एक सबशेल का एनर्जी कौन बताता है, n प्लस l। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट नीट 2019 में भी, इसके ऊपर क्वेश्चन था, आपसे एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था। ठीक है, पढ़ते हैं इसको हम लोग। अब देखो बात यह है कि ये क्या है, L। अब हमारे पास टोटल अभी 4 टाइप के सबशेल है। कौन सा है, S, P, D एंड F। कौन कौन सा, S, P, D एंड F। स्मॉल लेटर से हम लोग लिखते हैं। अब देखो ध्यान से, पहला सबशेल कौन सा है, ये तो हुआ सबशेल, और ये हुआ किसका वैल्यू, L का वैल्यू। तो हमारे पास क्या है, S, P, D एंड F। वी हैव दीज 4 सबशेल। अब S के लिए जो L का वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है, और P के लिए L का वैल्यू 1, D के लिए L का वैल्यू 2 और F के लिए L का वैल्यू कितना होगा, 3। अब फ्यूचर में अगर और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, अभी तक तो वी नो ओनली 118 एलिमेंट्स, प्रेडिक्टेबल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। फ्यूचर में और एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो हो सकता है F के बाद एक नया सबशेल ऐड हो जाए, और वो कौन सा होगा, G। G का मतलब क्या होता है, जिराड। G का मतलब क्या होता है, जिराड। ठीक है, ओके। तो G, अब G के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। G के लिए L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4। यानी क्लियर है। अब ये S नेम का, S का मतलब क्या है, स्फेरिकल, P का मतलब प्रिंसिपल, D का मतलब था डिफ्यूज्ड, और F का मतलब क्या होता है, फंडामेंटल, और G का मतलब क्या होता है, जिराड। तो ये हमको क्या बताता है, L क्या बताता है, एक सबशेल का शेप बताता है, शेप ऑफ द सबशेल। क्या बताता है, शेप ऑफ द सबशेल। और इस L में अगर n ऐड कर दे, n प्लस l, ये हमको क्या बताएगा, एक सबशेल का एनर्जी बताएगा। क्या बताएगा, एनर्जी। ये कहानी क्लियर है। अब देखो ओब्बो प्रिंसिपल आपने पढ़ा होगा, क्या पढ़ा है, ओब्बो प्रिंसिपल। हम पढ़ेंगे, इसके बाद पढ़ेंगे। तो ओब्बो प्रिंसिपल में हम लोग करते क्या है, हम लोग सबशेल्स को उनके एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड इन द ऑर्बिटल्स ऑफ द सबशेल इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज। इलेक्ट्रॉन्स किस में ऐड करते हैं, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल किस में है, सबशेल में है। और सबशेल को हम लोग कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में लिखते हैं। ओब्बो का मतलब क्या है, ओब्बो इज जर्मन वर्ड, और उसका मतलब क्या होता है, टू बिल्ड। अब सबसे पहले कोई बिल्डिंग हम लोग बनाएंगे तो कहां से बनाएंगे, बेस से बनाएंगे, मिनिमम एनर्जी, फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर, उससे थोड़ा हायर एनर्जी, देन सेकंड फ्लोर हायर, थर्ड फ्लोर हायर, फोर्थ, यानी ऐसे हम लोग एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में बिल्ड करते हैं। तो वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है उनको हम लोग ऑर्बिटल्स में डालते हैं, और ऑर्बिटल्स किस में होता है, सबशेल में, और सबशेल को हम लोग लिखते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है ना। और वो ऑर्डर कैसे आता है, 1s 2s 2p 3s 3p, उसके बाद क्या आएगा, 4s आएगा, 4s, फिर कौन सा आएगा, 3d एंड सो ऑन। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये जो हमारे पास 1s 2s 2p ये सब आए, ये हमारे पास क्या है, दीज आर नोन एज व्हाट, सबशेल्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल्स बोलते हैं। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, सबशेल। अब देखो यही ऑर्डर में क्यों लिखा गया, क्योंकि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है। आप n प्लस l से निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आपको 3s और 3p में देखना हो, अब 3s में देखो आगे ये n का वैल्यू कितना हुआ, n का वैल्यू हुआ 3, और s के लिए l का वैल्यू कितना होता है, s के लिए l का वैल्यू होता है कितना, 0। तो n प्लस l कितना हुआ, n प्लस l हुआ 3 प्लस 0 यानी 3 हुआ। अब 3p में देखें n का वैल्यू कितना है, 3 है, l का वैल्यू p के लिए कितना होता है, 1 होता है। तो n प्लस l का वैल्यू कितना हुआ, 3 प्लस 1 यानी 4 हुआ। और सिंपल सी बात है कि जिस सबशेल का एनर्जी कम होगा इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा। अब इस सबशेल का एनर्जी कितना है, 3, n प्लस l का वैल्यू 3, और इसका कितना है 4, तो इसका एनर्जी कम लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में जाएगा, 3s में जाएगा। किस में जाएगा, 3s में। कहानी समझ आ गई। ठीक है, तो L है, अलोंग विद n हमको क्या बताता है, एनर्जी ऑफ ए सबशेल बताता है। ठीक है, एक बार इसको उतार दीजिए। प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया है वो हम लोग एक बार डिस्कस करते हैं। अब देखो नीट 2019 में
क्वेश्चन आया था, क्या आया था कि 4d 5p 5f एंड 6p ऑर्बिटल किस में होते हैं? सब शेल में होते हैं। दे आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आपको ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप कैसे निकालोगे? ऑर्बिटल्स का पूछा है और ऑर्बिटल किस में होता है? सब शेल में, तो ये सारे सब शेल के भी हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब n+l रूल, एक सबशेल का एनर्जी कौन डिसाइड करता है? n+l रूल से। n+l रूल जिसमें n+l का वैल्यू जिसका कम आएगा, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसी में जाएगा, ठीक है ना। अब देखो डिक्रीजिंग एनर्जी में दिया, इसका मतलब जो सबसे पहला नंबर है वो क्या है? हायर एनर्जी का है। तो निकालते देखो, क्या आपको दिया है? कौन सा? 6p। क्या दिया है? 6p। अब 6p के लिए n का वैल्यू कितना है? 6 है, और l का वैल्यू p के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो आपका जो n+l है वो कितना हो जाएगा? 6+1 यानी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो मैं एक बार 6p के ऊपर यहां लिख दूं, क्या? 7। फिर अगला नंबर कौन सा देता है? आपको देता है क्या? 5f। क्या दे रहा है आपको? 5f। n का वैल्यू कितना है? 5 है। l का वैल्यू f के लिए कितना होता है? 3 होता है। कितना होता है? 3। तो n+l का वैल्यू कितना हुआ? 5+3 यानी 8 हुआ। सिंपल। तो यहां पर ये क्या हो गया? 1। अब मेरे को ये बताओ, क्या 7 8 से ग्रेटर हो सकता है? नो। तो पहला ऑप्शन तो आपका वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद कौन सा देता है? 4d। नंबर 3 क्या है? 4d। अब 4d के लिए n का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया, और d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2। तो n+l का वैल्यू कितना हो गया? 4 प्लस में 2 कितना आ गया? 6 आ गया। कितना आ गया? 6। सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। 5f के लिए कितना है? n+l का वैल्यू 5f के लिए कितना है? 8 है, ओके। 6p के लिए कितना है? 7 है, ओके। और 5p के लिए कितना है? अच्छा, उसके बाद 5p 4d के लिए कितना है? 6 है। इस 4d को मैं 6 लिख देता हूं। बचा कौन सा? 5p नंबर 4। 5p n का वैल्यू कितना है? 5 है। l का वैल्यू p के लिए कितना होता है? 1 होता है। तो n+l कितना हो गया? n+ हो गया 5+1 कितना हो गया? 6 है। अब यहां पे ये भी क्या हो गया? आपका 6 हो गया, ठीक है। अब देखो पहले दो में तो बिल्कुल सही जा रहे हैं, 8 इज ग्रेटर देन 7 एंड 7 इज ग्रेटर देन 6, लेकिन यहां पे देखो कि दो ऑर्बिटल्स के लिए n+l का वैल्यू सेम आ गया। अब ये बोलते हैं कि किन्हीं दो सबशेल के लिए या किन्हीं दो ऑर्बिटल्स के लिए अगर n+l का वैल्यू सेम है तो उसका एनर्जी ज्यादा होता है जिसका n का वैल्यू ज्यादा होता है। अब देखो यहां पर, अब n+l तो सेम हो गया, उसको छोड़ दो। अब यहां पर n का वैल्यू कितना है? 5, और यहां पर n का वैल्यू कितना है? 4। तो उस ऑर्बिटल का, उस सबशेल का एनर्जी ज्यादा होगा जिसका n का वैल्यू ज्यादा होगा। तो यहां पर n का वैल्यू 5, यहां पे 4, तो n का वैल्यू 5p में ज्यादा है, तो भैया इसका एनर्जी भी क्या होगा? ज्यादा होगा। और बाद में ये ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल क्या लग रहा है? करेक्ट लग रहा है, ठीक है। बाकी ऑप्शन में जाके देखते हैं। जैसे यहां पे आपको क्या दिया है? 6p दिया है, 6p के लिए क्या हो गया? 7। फिर क्या हो गया? 5f, अरे ऊपर भी 6p 5f था, 7 इज नॉट ग्रेटर देन 8, ये गलत हो गया। अब आते हैं थर्ड पे, 5f के लिए कितना है? 8 है। 6p के लिए कितना है? 7 है, सही जा रहा है। फिर इन्होंने क्या दे दिया? 4d इज ग्रेटर देन 5p, दोनों के लिए n+l का वैल्यू कितना है? 6 है। अब n+l का वैल्यू सेम होता है तो एनर्जी किसका ज्यादा होता है? जिसके लिए n का वैल्यू ज्यादा। यहां पर n का वैल्यू 4, यहां पे n का वैल्यू 5, तो 4 इज नॉट ग्रेटर देन 5। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 3 भी हमारा क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है? करेक्ट है। मैंने आपको समझाने के लिए मेरे को इतना टाइम लगा, जब आपका प्रैक्टिस एग्जाम में अच्छा है तो यही क्वेश्चन आपका हार्डली शायद 10 सेकंड में हो जाएगा, तो आपके 4 नंबर बिल्कुल कंफर्म, ठीक है। तो देखो पिछले कुछ सालों में एग्जाम में इस टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं, बेसिकली क्वांटम नंबर पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग इसीलिए पहले क्वांटम नंबर को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा, पक्का। तो आगे बढ़े, थोड़ा सा हम लोग आगे क्या बढ़े। हाँ जी, एक बात और कि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है, एजीमुथल क्वांटम नंबर किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इसको स्मॉल एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोगों ने एक नाम और भी दिया था, क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। क्या नाम दिया था? ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर। अब ये ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर क्यों नाम दिया? क्योंकि ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है ये हमको एक इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम भी बताता है इन एन ऑर्बिटल। यानी अगर एक इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो हमको किसकी जरूरत पड़ती है? एल की जरूरत पड़ती है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या लिखा हम लोगों ने? ऑर्बिटल
ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये निकालने का तरीका क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 इंटू H अपॉन क्या हो जाएगा 2 पाई। L इंटू L प्लस 1 का रूट इंटू H अपॉन 2 पाई। मैंने क्या बोला, H अपॉन 2 पाई क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, हैश, या फिर मैं इसको क्या लिख दूं, और रूट ऑफ L इंटू L प्लस 1 का हैश। कहानी समझ आ गई। अब L का वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए कितना होता है 3। कभी फ्यूचर में G आएगा तो वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो हमारे पास टोटल कितने 4 टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, कौन सा, S, P, D एंड F। इसका मतलब ये 4 ही वैल्यूज आएंगी और इन 4 वैल्यूज में एक क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता है। तो पढ़ लेते हैं। नंबर 1 क्या, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं किसके लिए, फॉर S ऑर्बिटल, फॉर S ऑर्बिटल। अब S ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना है 0। अगर आपको S सबशेल दे दे तो भी बात वही है, S सबशेल में S ऑर्बिटल ही होंगे, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू कितना हो जाएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम OAM लिख रहा हूं मैं, कितना हो जाएगा, रूट ऑफ L का वैल्यू 0 है तो 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आएगा। बड़ा सिंपल सा है। उसके बाद नंबर 2 ये आपको दे दे किसके लिए, फॉर P ऑर्बिटल्स या फॉर P सबशेल के लिए दे दे, तो L का वैल्यू कितना होता है, P के लिए 1 होता है। तो आपका ये जो OAM ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू, अब L का वैल्यू 1 पुट करके देखो, 1 रूट ऑफ 1 इंटू 1 प्लस 1, ठीक है, इंटू में क्या आ गया H अपॉन 2 पाई, इंटू क्या आ गया H अपॉन 2 पाई। 1 प्लस 1 कितना होता है 2, 2 इंटू 1 2, ओके, तो क्या आ जाएगा रूट 2 इंटू H अपॉन 2 पाई। अब देखो ये जो वैल्यूज आती है ना, इन वैल्यूज के ऊपर भी वो लोग क्या करते हैं कि घुमा फिरा के क्वेश्चन देंगे, या तो डायरेक्ट देंगे रूट 2 इंटू H अपॉन 2 पाई, या फिर इस H अपॉन 2 पाई को वो क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे हैश, तो क्या हो जाएगा रूट 2 हैश। या फिर ऐसा कर सकते हैं कि भैया देखो ये जो नीचे वाला 2 है, इस नीचे वाले 2 को मैं लिख दूं रूट 4, क्योंकि रूट 4 का वैल्यू कितना होता है 2, रूट 4 यानी रूट 2 इंटू 2। अब नीचे वाले 2 को लिखूंगा मैं रूट 2 इंटू 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 कैंसिल, तो क्या बचा H अपॉन रूट 2 इंटू में क्या पाई। ये वैल्यू भी दे सकते हैं। तो जैसे भी आपको वैल्यू दे, आपको ये क्वेश्चन करना है क्योंकि ये फ्री के नंबर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P ऑर्बिटल के लिए वैल्यू आ गई। अब उसके बाद नंबर 3 किसके लिए आए, फॉर D ऑर्बिटल, फॉर D ऑर्बिटल L का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा D के लिए। अगर L का वैल्यू 2 हो गया तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कितना आएगा, रूट ऑफ L का वैल्यू कितना है 2, 2 इंटू 2 प्लस 1 क्या आ गया H अपॉन में 2 पाई। अब 2 प्लस 1 कितना होता है 3, 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6, तो आपके पास ये आ जाएगा रूट 6 इंटू H अपॉन 2 पाई, या फिर रूट 6 हैश, क्या जाएगा रूट 6 हैश। या फिर और क्या दे सकता है, मैंने क्या बोला कि ये नीचे वाला 2 है, उस 2 को क्या कर देगा रूट 4 यानी रूट 2 इंटू रूट 2। अब 6 को मैं क्या लिख दूं रूट 2 इंटू 3, और ये 2 को क्या लिख दूं रूट 2 इंटू 2, तो एक रूट 2 से एक रूट 2 गया, तो आपके पास क्या बचेगा रूट 3/2, रूट 3/2, ओके। और उसके बाद क्या है आपके पास, ये आपके पास है क्या H अपॉन में पाई, ये भी दे सकता है। कहानी समझ आ गई। चलो अब उसके बाद लास्ट पे नंबर 4 किसके लिए, फॉर F ऑर्बिटल। अब F ऑर्बिटल के लिए L का वैल्यू कितना होगा बताओ 3 होगा। तो जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है वो कैसे निकालोगे, वो कैसे निकालोगे, वो निकालोगे रूट, अब L का वैल्यू कितना लगा है 3, 3 इंटू में 3 प्लस 1 इंटू H अपॉन क्या हो गया 2 पाई। ये सोल्व कर लेते हैं। 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, 4 इंटू 3 12, तो आपके पास ये आ गया रूट 12 इंटू H अपॉन 2 पाई, या फिर रूट 12 हैश। क्लियर है, या तो ऐसे करो या फिर क्या वही कहानी, ये कितना है 12। अब 12 को क्या मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 3 का रूट, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। तो अब 2 इंटू 2 था रूट में, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आपका हो गया 2 रूट 3 हैश। इसको मैं 2 रूट 3 हैश भी लिख सकता हूं।
या फिर 2√3। ओके, ये क्या है नीचे 2, उसको क्या लिख दूंगा मैं, ये लिख दूंगा √2 इंटू में 2। क्या कुछ कैंसिल आउट होगा? क्या कुछ कैंसिल आउट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्या, एक काम करो, अच्छा ये तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या लिखा है ये लिखा है 2 और साथ में क्या हो जाएगा ये h अपॉन पाई। ये 2 मैंने लिख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट कर दो, क्या बचेगा √3 इंटू h अपॉन में पाई। ये वैल्यू भी हो सकती है। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमारे पास वैल्यूज आती है और उनमें एक क्वेश्चन लगभग आता ही आता है। एक बार उतार लो, देखते हैं प्रीवियस ईयर में क्या क्वेश्चन आया हुआ है और उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो AIPMT 2012 में और AIPMT 2015 में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है। क्या क्या क्वेश्चन देखो, पहले 2015 में क्या था, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल, किसके लिए, d ऑर्बिटल इज इक्वल टू, क्या पूछा आपसे, d ऑर्बिटल के लिए पूछा है। तो d के लिए l का वैल्यू कितना होता है, d के लिए l का वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो हम लोगों ने किया था कि फॉर d ऑर्बिटल l का वैल्यू 2 है, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल कितना जाएगा, वो आपके पास आ जाएगा √6 हैश या √6 इंटू h अपॉन 2 पाई या फिर √3/2 इंटू h अपॉन पाई। अब आपको क्या दे रखा है, आपको पहला ऑप्शन दे रखा है √6 हैश, तो आपका पहला ऑप्शन ही हो गया। देखो क्या है √6 हैश, खाली समझ आ गई, सिंपल था। अब देखो AIPMT 2012 द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। अब p के लिए l का वैल्यू कितना होता है 1, ये ना हमारा p ऑर्बिटल, l का वैल्यू कितना है 1, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना आ गया, ये आ गया आपका √2 इंटू h अपॉन 2 पाई या फिर √2 हैश। ठीक है, अब आपको ऑप्शन में क्या क्या दिया हो, देखो आपको दिया है √3/2 इंटू h अपॉन पाई। अरे वो तो किसके लिए होता है, f ऑर्बिटल के लिए होता है, तो ये होगा नहीं, ये f ऑर्बिटल के लिए है। उसके बाद √6 इंटू h अपॉन 2 पाई यानी √6 हैश, ये किसके लिए है, ये d ऑर्बिटल के लिए है, ये भी नहीं होगा। फिर आपको दिया है h अपॉन √2 पाई, h अपॉन √2 पाई किया था हम लोगों ने p ऑर्बिटल के लिए, क्या किया था h अपॉन √2 पाई। क्या बोला था मैंने आपको, किसी भी टाइप से दे सकता है, वो हैश के टाइप में भी दे सकता है या फिर √2 से इस 2 को सोल्व करके भी दे सकता है, h अपॉन √2 पाई, और इन्होंने h अपॉन √2 पाई दे दिया, ये है p के लिए। फिर √3 इंटू h अपॉन 2 पाई या फिर √3 हैश। अब √3 हैश किसके लिए है बताओ, √3 हैश तो हमारा इसके लिए 0, यहां भी नहीं है, फिर ये भी नहीं हुआ आपका, ठीक है ना। ओके, d ऑर्बिटल के लिए √6 हैश है, तो ये तो किसी के लिए नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 3। तो आपने एक चीज नोटिस किया कि ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के ऊपर भी क्वेश्चन आ रहे हैं। 2012 में आया, 2015 में आया, हो सकता है इस साल भी आ जाए। तो ये आपका अच्छे से होना चाहिए ताकि आपके 4 नंबर क्या हो जाए, कंफर्म हो जाए। क्लियर है, उतार लो इसको, आया समझ आपको, ठीक है, मिटा दिया जाए इसको। अब देखो बात ये है, हमको L का वैल्यू पता लग गया डिफरेंट सबशेल के लिए। अगर हमको किसी पर्टिकुलर सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालें, मैं इसको मिटा दूं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, उसको निकालने के लिए कौन से क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, एजीमुथल क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बात सबशेल की हो रही है और सबशेल से रिलेटेड कौन सा क्वांटम नंबर है, L, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। ठीक है, चलो तो क्या क्वेश्चन है, अगर हमको निकालना हो, क्या निकालना हो, देखो ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, उसके लिए फॉर्मूला है 2 इंटू 2l प्लस 1। क्या फॉर्मूला है, 2 इंटू 2l प्लस 1, जहां पे l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एक सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना हो तो फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 2l प्लस 1। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं, तो क्या जाएगा, ये हो जाएगा 4l प्लस में 2, 4l प्लस में 2। एक एग्जाम में आया हुआ ये भी क्वेश्चन करेंगे, भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो ध्यान से, तो अब पहले तो आ जाते हैं किसके ऊपर, एस सबशेल में, क्या लिखेंगे, इन एस सबशेल। क्या निकाल रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसमें, इन एस सबशेल। एस सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एस सबशेल के लिए आपका जो एल का वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा,
कितना हो जाएगा एल का वैल्यू 0। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे बताओ, एल का वैल्यू 0 हो गया तो 4 इंटू 0 0 प्लस में 2 तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे कितने 2 आ जाएंगे। ई मैक्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे, एस सब शेल में 2 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे 2। उसके बाद आगे चलते हैं नंबर 2 क्या आ जाएगा, इन पी सब शेल। अब पी सब शेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, एल का वैल्यू कितना होता है 1, तो एल का वैल्यू 1 पुट करो, 4 इंटू 1 4 प्लस में 2 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो पी सब शेल में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने आ सकते हैं 6 आ सकते हैं। उसके बाद क्या है हम लोग डी सब शेल में क्या लिखूं मैं, इन डी सब शेल। अब डी सब शेल के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 2 होता है। अब एल का वैल्यू 2 यहां पे पुट करो, 4 इंटू 2 8 8 प्लस में 2 कितना हो गया 10। तो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए 10 आ गए। पक्का। अब आ जाते हैं नंबर 4 पे, लास्ट सब शेल कौन सा है, इन एफ सब शेल। एफ सब शेल एल का वैल्यू कितना होगा 3 होगा, एल का वैल्यू 3 होगा तो 4 इंटू 3 12 प्लस 2 14। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 14 आए। आपने देखा कि 2 से स्टार्ट हो रहा है और सब में 4 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है डिफरेंस है। 2 प्लस में 4 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 4 कितना हो गया 14 हो गया, सिंपल। अब मान लो एक एग्जाम में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि अगर आपको कोई एक सबशेल दे दे जिसके लिए n का वैल्यू कितना है 4 है और आपका l का वैल्यू कितना है 3। आई थिंक AIPMT 2012 में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल, इन ए सबशेल, ये वर्ड याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल हैविंग, चलो क्वेश्चन लिखूंगा पहले मैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। मैं बार बार इस पे फोकस क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहीं पे एग्जाम वाले गुगली फेंकेंगे। क्या फेंकेंगे, कई बार क्वेश्चन में यहां पे सबशेल नहीं बोलता है, बोलता है ऑर्बिटल। अब यह एक बात ध्यान रखना, ऑर्बिटल कोई भी हो, s ऑर्बिटल हो, p हो, d हो, f हो, या फ्यूचर में कभी g आएगा तो g ऑर्बिटल हो, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये भी एग्जाम में 2016 में शायद क्वेश्चन था, करेंगे। लेकिन सबशेल बोला है ना, सबशेल में बोला है तो सबशेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, कैसे 4l प्लस 2, कैसे 4l प्लस 2। तो क्या बोला, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल हैविंग n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3, कुछ ऐसा दे दिया जाए तो इसका क्या करेंगे हम बताओ। अब n का वैल्यू 4 है, l का वैल्यू 3, l का वैल्यू 3 कौन से सबशेल के लिए होता है, f के लिए। इसका मतलब आपको दिया इसने 4f सबशेल दिया है, क्या दिया है 4f सबशेल। अब 4f सबशेल में टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, हमने क्या बना दिया 4f सबशेल बना दिया। अब इस सबशेल में ये क्या होते हैं, बॉक्स क्या होते हैं, इनको हम लोग ऑर्बिटल्स बोलते हैं। पढ़ेंगे भी आने वाला है क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी बोलते हैं, ठीक है, पढ़ेंगे हम लोग। तो ये पूरा का पूरा क्या है सबशेल है। अब इस सबशेल में ये इंडिविजुअली ये क्या है, ये ऑर्बिटल्स है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2। इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल हैविंग n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3। अब सबशेल पूछा है, l का वैल्यू 3 यानी f सबशेल हुआ, और f सबशेल चाहे आप 4f हो चाहे वो 5f हो, तो f सबशेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 14 आते हैं। तो आपका आंसर कितना हो गया, आपका आंसर हो गया 14 इलेक्ट्रॉन। या फिर ऐसे कर लो कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं मैक्सिमम 2, तो टोटल कितने हुए 2 प्लस 2 प्लस 2, 7 बार ऐड करोगे तो कितना आएगा 14 इलेक्ट्रॉन्स। कहानी समझ गए, तो आपको ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। इसको उतार लो। 2 क्वेश्चन कैसे आए हुए हैं, जैसे एक तो यही आया हुआ है AIPMT 2012, दोबारा करने की जरूरत है नहीं। एक 2009 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर AIPMT 2009 में क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अंडरलाइन कर लो कि आपको सबशेल बोला है या ऑर्बिटल बोला है। आपको क्या बोला है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबशेल ऑफ एन एटम इज डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग। अरे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया, क्या क्या आंसर आएगा 2 into 2l plus 1 या 4l plus में 2। तो पहला ऑप्शन क्या बोलता है 2l square, नो,
ये जो 2n स्क्वायर है ये आपको बताता है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए शेल या इन एन ऑर्बिट। अगला कौन सा है 4l+2, 4l+2, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सिंपल सा क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा लोगों ने, 4 नंबर कंफर्म थे। अब उसके बाद देखो नीट 2016 में क्या बोलता है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल, अंदर इसको सर्कल कर लेना, क्या इन द ऑर्बिटल। अरे आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं 2। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं मैक्सिमम 2 विद एन अपोजिट स्पिन। तो आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, आगे जो दिया था ना वो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है कि भैया आप जाओगे सर n का वैल्यू 3 है, l का वैल्यू 1 होता है p, तो 3p, सर p सब शेल आ गया, और p सब शेल में कितने होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इन्होंने एक ऑप्शन भी दिया है 6, जो कि क्या है रॉन्ग है, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। अब भैया ऑर्बिटल कोई भी दिया हो, n का वैल्यू 3 हो, n का वैल्यू 8 हो, या n का वैल्यू 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, किसी ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं 2 आते हैं। तो आंख बंद करके कर देना चाहिए था, ऑप्शन नंबर 1 को चूज कर देना चाहिए था। कितना सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है ओके। चलिए क्वेश्चन समझ आ गए, बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग का आपको यूज करना है, अच्छे से शांति बनाए रखनी है और आपके 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था हमारा दूसरा क्या था, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब आगे चलते हैं नंबर 3 क्वांटम नंबर पे, क्या नाम है उसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या नाम है इसका, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से हमको पता चलेगा किसके बारे में, ऑर्बिटल्स के बारे में और उनकी शेप के बारे में, ठीक है। नंबर 3 देखो क्या है, नंबर 3 क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कैसे लिखते हैं इसको हम लोग, स्मॉल m से लिखते हैं, या फिर हम इसको स्मॉल m और सबस्क्रिप्ट में क्या डाल देते हैं l। l क्यों डालते हैं सबस्क्रिप्ट में, क्योंकि m का वैल्यू l के ऊपर डिपेंड करता है, m का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है l पे, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ओके, ये क्या क्या बताएगा भैया, सबसे पहले तो हमको ये क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। क्या बताएगा, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स एंड स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल्स। स्पेशल SPATIAL यानी स्पेस में अरेंजमेंट, या फिर उसको क्या बोलते हैं, ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑफ ऑर्बिटल्स। आपको शुरू था कि सर ऑर्बिटल्स, ये जो सबशेल है अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या लिखा मैंने, अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ईच सबशेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, किसमें, ऑर्बिटल्स में, ईच सबशेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू क्या, ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन उठा कि सर ये ऑर्बिटल क्या होता है, एन ऑर्बिटल इज ए 3-dimensional रीजन इन स्पेस। An orbital is a 3-dimensional region in space where the probability of finding of an electron is maximum. Orbital क्या होता है? It is a 3-dimensional region in space where the probability of finding of an electron is maximum. In short, मैं orbital को बोल सकता हूँ क्या? Cloud of electron या electron cloud. क्या बोल सकता हूँ? Orbital को मैं लिख सकता हूँ क्या? Electron क्लाउड, ठीक है। ऑर्बिटल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इट इज अ 3-dimensional रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। कहानी क्लियर है, चलो। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ईच सबशेल इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। अब आती है कि जो m का वैल्यू क्या बताता है हमको, ये ओरिएंटेशन बताता है ना, तो m का वैल्यू, ठीक है, क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है m का। m का वैल्यू कितना होता है, -L to 0 to +L, all integral value from -L to +L, all integral values from -L to +L। कहानी क्लियर है। और ये हमको और क्या बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल, भैया बहुत इंपॉर्टेंट है,
शेप ऑफ ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल, f ऑर्बिटल, इनका शेप डिस्कस करेंगे हम थोड़ी देर में। अब देखो ध्यान से कि मान लो कि हमारे पास क्या है, s ऑर्बिटल है। क्या है हमारे पास? s ऑर्बिटल है। या s ऑर्बिटल किस में होगा? s सबशेल में होगा ना। पहले तो हम लोग क्या ले लेंगे? s सबशेल ले लेंगे, कोई भी, चाहे वो कौन सा है, 1s सबशेल हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो। अब s सबशेल में ऑर्बिटल कितना होगा? एक ही ऑर्बिटल होगा, ठीक है। एक बार हम इसको कैसे एक स्क्वायर बॉक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ये सिंपल एक रिप्रेजेंटेशन है, लिखने का तरीका है। तो ये s सबशेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, क्या ये s ऑर्बिटल। और इस s ऑर्बिटल के लिए पहले बताओ l का वैल्यू कितना होता है इसके लिए? 0। l का वैल्यू इसके लिए कितना होता है? 0। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा? m का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है? l पे। जब l का वैल्यू खुद ही 0 है तो m का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसलिए ये जो m है वो l पे क्या करता है? डिपेंड करता है। अब मान लो ये तो नंबर 1 था, अब दूसरे पे आ जाए। मान लो आपके पास हो p सबशेल, क्या हो? p सबशेल। अब p सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। तो ये तीनों के तीनों क्या है? These three are p orbitals. These three are p orbital. अब देखो m का वैल्यू, अब p के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। p के लिए l का वैल्यू कितना है? 1। जब l का वैल्यू 1 है तो उसके माइनस से कहां ले जाओ? प्लस तक ले जाओ। तो जो पहला ऑर्बिटल है उसके लिए m का वैल्यू -1, बीच वाले के लिए 0 और उसके बाद कौन सा हो जाएगा? +1। तो देखो ओरिएंटेशन आ गया, स्पेस में अरेंजमेंट आ गया कि भैया ये पहले ऑर्बिटल के लिए -1 और तीसरे के लिए क्या हो गया? +1। तो स्पेस में क्या आ गया? अरेंजमेंट आ गया, किसका? ऑर्बिटल्स का। कौन बताता आपको ये? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है, ठीक है। 2 हो गए। उसके बाद नंबर 3 कौन सा आ जाएगा? p के बाद 4 d सबशेल। अब d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 5 ऑर्बिटल होंगे। d सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 5, ठीक है। ये क्या है? these are what? d orbitals। कितने? 1 2 3 4 5। और इन पांचों d ऑर्बिटल को मिला दें तो क्या बन जाता है? d सबशेल बन जाता है। अब देखो यहां पे, अब d के लिए l का वैल्यू कितना होगा? 2। l का वैल्यू कितना होगा? 2। तो l का वैल्यू अगर 2 है तो 2 के माइनस से 0 होते हुए प्लस तक लेके जाओ तो वैल्यूज कितनी आएगी? 5 आएगी। -2 -1 0 +1 +2। तो कितने ऑर्बिटल हो गए? 5। तो m का वैल्यू पहले ऑर्बिटल के लिए -2, दूसरे के लिए -1, तीसरे के लिए 0, चौथे के लिए 1 और पांचवें के लिए क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कहानी क्लियर है? तो इन वैल्यूज के आधार पर कितने ऑर्बिटल्स हो गए? 5 हो गए। अब आगे चलते हैं किसके ऊपर? f सबशेल के ऊपर। f सबशेल के ऊपर। अब f सबशेल में f के लिए l का वैल्यू कितना होगा? 3 होगा। अब l का वैल्यू 3 है तो 3 को माइनस से प्लस तक लेके जाओ तो -3 -2 -1 0 और 0 के बाद +1। अब +1 के बाद क्या आएगा? +2 +3। टोटल कितनी वैल्यूज आई? 7। इट मींस कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे? 7 ऑर्बिटल। 1 2 3 4 5 6 और 7। तो ये सातों के सातों क्या है? दीज आर व्हाट? f ऑर्बिटल्स। ये इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स हैं और कलेक्टिव हम इसको क्या बोलते हैं? f सबशेल बोलते हैं। अब देखो m का वैल्यू देखो, f के लिए l का वैल्यू कितना था? 3 था। अब 3 को माइनस से होते हुए प्लस तक लेके जाते हैं तो पहले ऑर्बिटल के लिए m का वैल्यू -3, दूसरे के लिए -2, तीसरे के लिए -1, चौथे के लिए 0, पांचवें के लिए +1, छठे के लिए +2 और सातवें के लिए क्या हो जाएगा? +3। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे? 7 हो जाएंगे। कहानी क्लियर है? तो ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये क्वांटम नंबर आपको क्या बताता है? ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, स्पेस में ओरिएंटेशन। क्लियर है? फिर दूसरा ये आपको क्या बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, शेप हम लोग पढ़ेंगे अभी, ठीक है। इसको मिटाने जा रहा हूं। क्या बताने वाला भी है? शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। चलिए अब देखो s, अब s का तो नाम ही s से स्टार्ट हुआ है तो क्या होगा? स्फेरिकल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आ जाएंगे? s ऑर्बिटल। सबसे पहले क्या आ जाएगा? शेप ऑफ s ऑर्बिटल। और s ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होती है? स्फेरिकल होती है। क्या होती है? शेप स्फेरिकल होती है, ठीक है। अब स्फेरिकल है तो बनाना बड़ा इजी है। अब देखो बोर्ड पे तो हम लोग क्या सर्कल बना सकते हैं, बोर्ड क्योंकि ये 2 डायमेंशनल बोर्ड है
ठीक है, अब 3D तो हम लोग बना नहीं सकते ना अभी, तो ये क्या है, ये मान के चलो ये क्या है, स्फेरिकल शेप है। तो एस ऑर्बिटल है वो स्फेरिकल होता है शेप में, क्या होता है, स्फेरिकल। अब मान लो कि ये सेंटर है, इस सेंटर को हम लोग क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस बोल देंगे, क्या बोल देंगे, न्यूक्लियस। तो ये एस ऑर्बिटल क्या है, स्फेरिकल है। मान लो ये क्या है, ये 1s, ये क्या है, 1s। अब 1s का एनर्जी कम होगा, कौन सा प्रिंसिपल, n+l रूल, ठीक है। अब 1s के बाद s में अगला कौन सा आएगा, 2s। अब 2s भी क्या होगा, स्फेरिकल होगा। देखो सिर्फ n का वैल्यू चेंज हुआ है, 1 से कितना हो गया, 2 हो गया, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। दूसरा कौन सा हुआ, 2s हुआ। n का वैल्यू चेंज हुआ है, 1 से 2 हुआ है बस, लेकिन शेप चेंज नहीं होगा। हाँ एक बात हो जाएगी कि जो 1s का जो स्फीयर है वो छोटा है और 2s का स्फीयर क्या हो जाएगा, बड़ा, क्योंकि न्यूक्लियस से जैसे जैसे अवे जाते जाएंगे साइज तो इंक्रीज हो रही है ना, रेडियस इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो देखा यहां का रेडियस कितना, मान लो r1 है, तो ये रेडियस कितना हो गया, ये हो गया r2, तो रेडियस इंक्रीज हो गया, क्लियर है। इसी तरह क्या आ जाएगा, 3s आ जाएगा। अब बात ये है कि ये हम लोग किसकी शेप बता रहे हैं, ऑर्बिटल की। और ऑर्बिटल क्या होता है, एन ऑर्बिटल इज ए 3-डायमेंशनल रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। इसका मतलब कि 1s पे यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाने की प्रोबेबिलिटी क्या थी, मैक्सिमम थी। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये एक्चुअल में स्फेरिकल है, नहीं सर। तो हमने ये स्फीयर क्यों बनाया, एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी देखी गई बार बार, तो एक हमारे पास एक ये रीजन आया और इस रीजन की हमने क्या ले ली, एक आउटलाइन ले ली, बाउंड्री ले ली। तो बाउंड्री कैसे आई, स्फेरिकल आई, तभी हम लोग उसको एज ए स्फीयर लिखते हैं। अब उसके बाद 2s में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहां पर ज्यादा होगी, क्या होगी, ज्यादा, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 2s ऑर्बिटल। अब क्वेश्चन उठता है कि सर ये जो बीच वाला स्पेस है, ये बीच वाला जो स्फेरिकल स्पेस है, वो स्पेस में इलेक्ट्रॉन आपने शो नहीं किए, नहीं किए, क्यों, उस स्पेस में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है। तो ये जो बीच वाला जो स्फेरिकल रीजन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नोड। क्या बोलते हैं उसे, नोड। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, नोड। या फिर इसका एक नाम और भी है क्या, नोडल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नोडल सरफेस। आप नोड बोलो, नोडल सरफेस बोलो, एक ही बात है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि 1s में कोई नोड नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो हो नहीं सकता, इलेक्ट्रॉन कहां मिलेगा, पहले 1s में ही मिलेगा, ठीक है। अब 1s से जैसे आप 2s में जाओगे तो बीच में क्या आएगा, एक नोड आएगा। अब 2s के बाद जैसे ही आप कहां जाओगे, 3s में जाओगे, 2s के बाद कहां गए, 3s में गए, तो आपको देखो बीच का एक नोड और मिल गया, ये ना, मिल गया ना। तो इसका मतलब 3s में टोटल कितने नोड है, 2, या नोडल सरफेस कितने हैं, 2। कहानी समझ आ गई। तो अगर कोई भी आपको s ऑर्बिटल दे दिया जाए, चाहे 1s हो, 2s हो, 3s हो, 4s हो, 5s हो, तो उसमें अगर आपको टोटल नंबर ऑफ नोड्स, या नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस भी बोलते हैं, उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, उसको निकालने का। अब बताओ 3s में टोटल कितने हैं, 2 हैं। तो अब देखो 3s के लिए n का वैल्यू कितना हुआ, 3 हुआ, और नोड कितने हुए, 2, यानी n-1। तो क्या लिख दोगे, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं इसको, नोडल सरफेस इन एन एस ऑर्बिटल। निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1। क्या है, n-1। मान लो अगर आपको दिया जाए 2s ऑर्बिटल दे दिया जाए कि 2s ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, कितने हैं, n-1। n का वैल्यू कितना है, 2, 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और वो 1 दिया। अगर आपको दे दिया जाए 3s ऑर्बिटल तो क्या हो जाएगा, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2। अगर आपको दे दे 5s ऑर्बिटल कि 5s ऑर्बिटल में टोटल नोड कितने हैं, तो क्या लगाओगे, 5 - 1 कितना हो जाएगा, 4। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, इजी था। तो जो s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, और आप नोड भी निकालना सीखे, ठीक है। अब चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा मिटा दो इसको। अब s के बाद जो अगला ऑर्बिटल आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, p ऑर्बिटल। अब ये जो p ऑर्बिटल का जो शेप है वो क्या होता है, डबल होता है। अब s ऑर्बिटल में एक बात और बताना भूल गया कि अगर आप s ऑर्बिटल है, ये देखो ये s ऑर्बिटल स्फेरिकल है, अगर आप सेंटर पे हो, यहां पर हो, तो आपको हर साइड से क्या दिखाई देगा, ये कैसा दिखाई देगा, सिमेट्रिकल दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सिमेट्रिकल है, कहां से, न्यूक्लियस से, हर जगह से। क्या, जैसे मान लो आप कभी किसी पार्क में गए होंगे या फिर किसी वाटर पार्क में गए होंगे,
ठीक है, तो वहां पर आपने एक चीज देखा होगा कि एक बहुत बड़े प्लास्टिक की फुटबॉल होती है जिसमें बच्चे को अंदर डाल दिया जाता है, ठीक है ना। अब वो देखो वो फुटबॉल कैसे होती है, स्फेरिकल होती है। मान लो एक काफी बड़ी स्फेरिकल फुटबॉल है और आप उस फुटबॉल के अंदर आपको डाल दिया गया सेंटर पे हो। अब आप जहां से भी फुटबॉल देखोगे आपको वो सिम दिखाई देगी, सिमेट्रिकल दिखाई देगी। तो ये जो एस ऑर्बिटल है वो सिमेट्रिकल होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल। और आप वैसे भी जानते हो कि एक स्फीयर का कोई डायरेक्शन तो होता नहीं, ठीक है। तो ये क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल है। ये क्या है? नॉन डायरेक्शनल। ध्यान रखिएगा, केमिकल बॉन्डिंग में बहुत काम आएगा आगे। चलो आगे कौन सा जाने वाले हम लोग? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। दूसरा कौन सा है? शेप ऑफ पी ऑर्बिटल। अब देखो पी सबशेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 3। अब पी ऑर्बिटल का शेप है वो कैसा होगा? डंबल शेप होता है। क्या होता है? डंबल शेप। अब हमारे पास 3 ऑर्बिटल है। अब देखो एक डंबल में 2 लोब होती है और एक सेंटर होता है। जैसे मान लो कि जो पहले वाला बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं कि मान लिया मैंने ये एक्स एक्सिस है। कौन सी एक्सिस अज्यूम कर ली? एक्स। तो डंबल कैसे बनाऊं? ये, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या है? पी एक्स। क्यों? क्योंकि जो लोब्स है, दीज लोब, कितनी लोब हुई? 1 और 1 2। दीज लोब्स आर अलोंग एक्स एक्सिस। अब एक डंबल में 2 तो लोब्स होती है और एक ये जो सेंटर है, इसे हम लोग न्यूक्लियस भी बोलो, सेंटर भी बोलो, या क्यों बोलो, यहां पे ये नोड है। यहां पर ये क्या है? ये नोड है। और ये क्या है? 2। ये दीज आर 2 व्हाट? लोब्स। अब बताओ कि px में इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कहां होगी? जहां पर ये लोब सबसे बड़ी दिखाई दे रही है, यहां पर अलोंग x एक्सिस। द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ px ऑर्बिटल इज ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर, ठीक है। जहां पर ये लोब सबसे बड़ी होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है, ठीक है। तो ये तो हो गया कौन सा? px। अगर मान लो दूसरा कौन सा? ये y एक्सिस ले ली मैंने। ये क्या ले लिया हम लोगों ने? y एक्सिस। तो y एक्सिस के ऊपर अगर ये हो तो ये कौन सा हो गया आपका? py। ये कौन सा ऑर्बिटल हो गया? py। तो ये क्या है? नोड है, दीज टू आर लोब्स। अब यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहां है? अलोंग y एक्सिस। अब मान लो ये z एक्सिस है। z एक्सिस कैसे होगी? भाई ये x मान लिया, ये y मान लिया। भाई 2 डायमेंशन हमारा बोर्ड था तो 2 तो डायमेंशन ले लिए। अब थर्ड डायमेंशन कौन सा होगा? क्योंकि जो इस प्लेन के, इस बोर्ड के प्लेन के 90 डिग्री होगा, ऐसे दिखाई देगा आपको। अब ऐसे तो हम लोग अभी बना नहीं सकते हैं, ऐसे तो बना नहीं सकता हूं। तो मैं क्या करूं कि मान लो ये मैंने दिखा दी z एक्सिस। ये z एक्सिस क्या है? इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन के ऊपर है, 90 डिग्री है। तो क्या होगा कि ये क्या हो गया आपका? pz ऑर्बिटल हो गया। क्या होगा आपका? ये pz ऑर्बिटल। कहानी समझ आ गई? कोई इशू नहीं है। तो 1 2 3 ऑर्बिटल होते हैं किसमें? p सबशेल में। px py pz, दे आर अलोंग 3 एक्सिस, 3 कोऑर्डिनेट्स x y एंड z। अब बात समझ आ गई। मान लो कि मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं यहां पे। कि एग्जांपल क्या है कि आपके पास है, आपके पास किसको लूं? मैं py को ले लेता हूं। आपके पास इन्होंने दिया क्या? 3py। ये एग्जांपल मान लो मैंने किसका बना दिया? ये बनाया मैंने किसका? 2py। किसका? 2py। अब मेरे को बनाना है 3py। अब 3p का n का वैल्यू बढ़ गया तो 3py का डंबल इससे थोड़ा सा बड़ा होगा। शेप सेम है, शेप सेम है, नंबर चेंज हो गया तो डंबल थोड़ा सा क्या हो गया? बड़ा हो गया। अब बात ये है, ये किसका है? ये है 3py और ये अंदर वाला क्या था? 2py। क्वेश्चन ये आता है कि 2py में कितने नोड्स हैं? 2py में कितने नोड्स हैं? तो मेरे को ये बताओ कि 2py नोड कैसे निकालेंगे यहां पर? जैसे s में नोड कैसे निकालते थे? n-1। तो जब भी आपको p ऑर्बिटल दे तो नंबर ऑफ नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-2। कैसे निकालेंगे? n-2। अब n का वैल्यू कितना है 2p के लिए? 2। तो 2 - 2 0। तो 2py में कोई भी नोड नहीं है। लेकिन अब जब आप 3py में जाओगे, अब देखो 2py कैसे आएगा? n का वैल्यू कितना है? 2। 2 - में 2 कितना आ गया? 0। तो 0 नोड है।
आप गए 3py में, 3py n का वैल्यू कितना है 3, 3 माइनस में क्या करना है 2, कितना आएगा 1, एक नोड आएगा और वो नोड कौन सा है देखो, वो नोड ये, वो नोड कौन सा है ये आपको दिखाई दिया, ठीक है। इसका मतलब 3py में एक नोड है और उसी नोड को हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस बोलते हैं। आप नोड बोलो या क्या बोलो, नोडल सरफेस बोलो, एक ही है। इन 3py ऑर्बिटल कितना आएगा बताओ, 3 - 2 = 1। कहानी समझ आ गई। अब अगर मान लो 4py होता तो ये 4py ये लो, ये क्या ले लिया हम लोगों ने 4py, यहां पर एक नोड ये हो रहा है, यहां पर एक नोड ये आ गया, तो नोडल सरफेस बोलो, नोड बोलो, बात तो एक ही है। तो 4py में नोड कैसे निकालोगे, वही n - 2, n 4py में n का वैल्यू कितना है 4 - 2 यानी 2, तो 4py में नोड कितना आएंगे 2 आएंगे, एक ये रहा और एक ये रहा, एंड सो। कहानी समझ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से एक बार इसको उतार लो, फिर हम चलिए बढ़े आगे, मिटा दिया जाए तो पता लगा हमको p ऑर्बिटल का शेप। आगे चलते हैं किसके ऊपर, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। और d ऑर्बिटल की शेप पर जाने से पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं, टाइप ऑफ नोड्स, ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे अभी, टाइप ऑफ नोड्स, कि कितने टाइप के नोड्स होते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली दो टाइप के नोड्स होते हैं, अच्छे से देखना क्या लिखा हम लोगों ने, टाइप ऑफ नोड्स। बेसिकली कितने टाइप के नोड्स होते हैं, दो। पहला कौन सा, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रेडियल नोड्स, क्या बोलते हैं इसको, रेडियल नोड्स। और जो दूसरा टाइप का नोड्स होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगुलर नोड्स, एंगुलर नोड्स। पहला कौन सा है, रेडियल नोड्स, और दूसरा कौन सा है, एंगुलर नोड्स। इन रेडियल नोड्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड्स। क्या बोलते हैं उनको, स्फेरिकल नोड्स। या फिर इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, नोडल सरफेस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नोडल सरफेस। आप रेडियल नोड्स बोलो, स्फेरिकल नोड्स बोलो, नोडल सरफेस बोलो, एक ही बात है। जैसे एग्जांपल देता हूं, हमने क्या पढ़ा था, s ऑर्बिटल। मान लो कौन सा ये 1s ऑर्बिटल है, ये कौन सा हो गया 2s ऑर्बिटल हो गया, ये तो पढ़ा। अब s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। तो हमने क्या बोला कि जो बीच का जो रीजन है, बीच का ये जो सरफेस है, कौन सा रीजन है, ये स्फेरिकल रीजन है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, नोड। अब ये स्फेरिकल रीजन है ना, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, स्फेरिकल नोड, ठीक है। या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, इसलिए इसको रेडियल नोड भी बोलते हैं। क्यों, 1s का मान लो रेडियस ये हो गया, तो 2s का रेडियस क्या होगा, ये हो गया। तो इस रेडियस के ऊपर है ना, तो हम इसको क्या बोलेंगे, रेडियल नोड्स। तो आप रेडियल नोड्स बोलो, स्फेरिकल नोड्स बोलो, एक ही बात है। या फिर इसे क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस, कि भैया वो जो नोड है, वो जो सरफेस वाला नोड है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस, सिंपल। तो रेडियल नोड्स या स्फेरिकल नोड्स या नोडल सरफेस बोलो, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था हम लोगों ने, क्या बताया था फॉर्मूला, कि रेडियल नोड्स निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, n - l - 1। क्या फॉर्मूला है, n - l - 1। मान लो एग्जांपल लेते हैं, मान लो आपको दे रखा है इन्होंने क्या, 3d ऑर्बिटल दे रखा है। क्या दे रखा है, 3d ऑर्बिटल। अब 3d ऑर्बिटल में कितने स्फेरिकल नोड्स होंगे, कितने रेडियल नोड्स होंगे, या कितने नोडल सरफेस होंगे, निकालते हैं। अब देखो n का वैल्यू कितना है, 3 है, माइनस, अब d के लिए n का वैल्यू कितना होता है, 2, माइनस कितना है 1, तो 3 - 2 - 1 यानी 3 - 3 कितना हुआ, 0। या फिर एक काम और कर सकते हैं, एक तो डायरेक्ट यही फॉर्मूला लगा दो, n - l - 1, आपका काम हो जाएगा। या फिर आपके पास अलग अलग टाइप के ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मान लो आपके पास कौन सा है, s ऑर्बिटल है, s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल है, और कौन सा है, f ऑर्बिटल है, ठीक है। अब s ऑर्बिटल में अगर आपको क्या निकालना है, रेडियल नोड निकालना है, तो फॉर्मूला हो जाएगा n - 1, p में निकालना है तो हो जाएगा n - 2, d में हो जाएगा n - 3, और f में निकालना तो क्या हो जाएगा n - 4। या तो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, या सबके लिए एक ही फॉर्मूला लगा दो, n - l - 1, एक ही बात है। अब देखो n - l - 1 से
3d ऑर्बिटल्स में कितने नोड आए? 0 आए, रेडियल नोड्स। और अगर यही 3d ऑर्बिटल के लिए मैं n-3 का फॉर्मूला लगाऊं, n-3, n का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 - 3 कितना आया? 0। सेम ही तो आएगा, आएगा नहीं समझ में? तो रेडियल नोड्स बोलो, स्फेरिकल नोड्स बोलो, नोडल सरफेस बोलो, एक ही बात है। और उनको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? n-l-1। या फिर अलग अलग ऑर्बिटल के लिए s ऑर्बिटल में रेडियल नोड्स निकालने तो n-1, p में निकालने तो n-2, d के लिए n-3 और f के लिए d के लिए n-3 और f के लिए n-4। कहानी समझ गए? तो ये तो था क्या? रेडियल नोड। अब जो दूसरा टाइप का नोड है, बेटा तो एक बार इसको, दूसरा टाइप का जो नोड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्फेरिकल एंगुलर नोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड। और इसका एक नाम और भी है, क्या? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन। नोडल प्लेन। नोडल प्लेन क्या होता है? ए प्लेन पासिस थ्रू नोड्स। जो प्लेन नोड से पास करे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं। और ये निकालने का फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है क्या? स्मॉल l, सिंपल। अब देखो बात ये है कि अगर मैं मान लो 1s ऑर्बिटल ले लेता हूं, एग्जांपल ले लूं क्या? 1s ऑर्बिटल। अब ये s ऑर्बिटल है। अब s ऑर्बिटल में कितने एंगुलर नोड्स होंगे? 0 भैया, क्योंकि s के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। l का वैल्यू कितना है? 0। तो आपको बोले 1s बोले, 2s बोले, 3s बोले, 4s बोले, उनमें कोई भी एंगुलर नोड होता ही नहीं, नोडल प्लेन होता ही नहीं। कहानी क्लियर? क्यों? क्योंकि तो नॉन डायरेक्शनल है एंड s ऑर्बिटल इज स्फेरिकल अबाउट द न्यूक्लियस। ठीक है, तो उसमें कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। ठीक है, अब बात ये है, तो ये तो हो गया 1s के लिए। अब मान लो आप आ जाओ किसके लिए? 2p के लिए मान लो आ जाओ। कोई आपसे पूछे सर 2p ऑर्बिटल में कितने नोडल प्लेन होंगे? लगाते हैं। तो नोडल प्लेन या एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या? l। और p के लिए l का वैल्यू कितना होता है भैया? p के लिए l का वैल्यू 1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब वो 1 कैसे हुआ ये भी बता देता हूं। 2p का स्ट्रक्चर बना लो, चाहे वो आपका 2px है, चाहे 2py है, या फिर 2pz है। मान लो मैंने ये बना लिया, क्या? मैंने ये बना लिया y एक्सिस ले ली, तो ये क्या हो गया आपका? 2py। मैंने ये ऑर्बिटल बना दिया। अब वो 2py हो, 3py हो, 4py हो, सबका बताऊंगा मैं आपको अच्छे से, है ना? तो इसमें कितने एंगुलर नोड या नोडल प्लेन होंगे? 1 होंगे। p में चाहे कोई भी p हो, 2p, 3p, 4p, 5p, कोई भी p ऑर्बिटल हो, नोडल प्लेन या एंगुलर नोड कितना होगा? 1 ही होगा। अब नोडल प्लेन क्या होता है? ए प्लेन पासेस थ्रू नोड्स। अब नोड कौन सा है? ये नोड है। अब इस नोड से जो प्लेन पास करेगा, इस नोड से जो प्लेन पास करेगा वो क्या होगा? नोडल प्लेन होगा। और भैया एक p ऑर्बिटल से एक ही नोडल प्लेन हो सकता है। अगर मान लो py ऑर्बिटल है तो आपका जो नोडल प्लेन है वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा कौन सा? y को छोड़ दो, क्या बचा? xz प्लेन हो जाएगा। xz प्लेन नोडल प्लेन हो जाएगा। अगर मान लो px ऑर्बिटल है, px ऑर्बिटल, मान लो px ऑर्बिटल है, तो आपका जो नोडल प्लेन है वो कौन सा हो जाएगा? बताओ। x को छोड़ दो, बाकी क्या बचा? yz, तो वो जाएगा आपका क्या? yz प्लेन। और अगर आपका मान लो वो pz ऑर्बिटल है, ठीक है, तो नोडल प्लेन कौन सा हो जाएगा? नोडल प्लेन z को छोड़ दो, क्या बचेगा? xy प्लेन। और अगर वो py ऑर्बिटल है तो नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? xz प्लेन हो जाएगा। सिंपल। अब बात हुई कि सर ये तो 2py लिया सर आपने, अगर आप 3py लेते तो ले लो भैया 3py, क्या दिक्कत है? ये लो बना लिया 3py। अब ये 3py में भी तो प्लेन तो वही पास करेगा, नोड तो यही है, नोडल प्लेन तो एक ही आएगा। तो 3py में भी एक ही नोडल प्लेन, ये कौन सा हो गया? 3py। सर 4py, ये लो 4py, क्या दिक्कत है? ये क्या हो गया? 4py, प्लेन तो वो एक ही पास करेगा। तो 2py हो, 3py, अब y को लिखो, x y z कोई भी हो, 2p हो, 3p हो, 4p हो, 5p हो, नोडल प्लेन तो भैया एक ही होगा उनके अंदर। तो इसका मतलब है नोडल प्लेन निकालने का फॉर्मूला क्या है? l, या उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड्स बोलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि ये जो एंगुलर नोड्स होते हैं, ठीक है, या नोडल प्लेन होते हैं, तो क्या वो हमेशा प्लेन होंगे? कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लेन हो। एक आपका ऑर्बिटल आता है dz², वहां पर कोनिकल सरफेसेस होता है, कोनिकल। अब वो कैसे होता है हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन आपको ये समझ आया कि हमारे पास बेसिकली दो टाइप के नोड्स हैं।
कितने टाइप के नोड्स हैं? दो। एक तो है रेडियल नोड और एक कौन सा है? एंगुलर नोड। रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला n-l-1 या फिर अलग अलग ऑर्बिटल के लिए s ऑर्बिटल के लिए n-1, p के लिए n-2, d के लिए n-3, f के लिए n-4। रेडियल नोड को स्फेरिकल नोड बोलते हैं और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस बोलते हैं। अब जैसे देखो, मान लो कि मैं बोलूं कि 4py ले लेता हूं। अब 4py में ये जो है ए प्लेन पासेस थ्रू ये पॉइंट का था नोड, उसको तो क्या बोलते हैं? नोडल प्लेन बोलते हैं या फिर एंगुलर नोड बोलते हैं और वो निकालने का फॉर्मूला l है। लेकिन ये जो है ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। क्या बोलते हैं इसे? नोडल सरफेस। या फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियल नोड्स। नोडल सरफेस बोलो, स्फेरिकल नोड बोलो, रेडियल नोड्स बोलो, एक ही बात है। तो आपको डिफरेंस पता लग गया कि ये जो होते हैं ये तो क्या हो गया? नोडल सरफेसेस हो गए और ये क्या हो गया? नोडल प्लेन हो गया। अब नोडल सरफेसेस है वो n का वैल्यू बढ़ने से बढ़ते जाएंगे भैया। जैसे मान लो 2p में एक भी नोडल सरफेस खाली, लेकिन 3p में ये एक जो मैंने ये सर्कल बनाई है, ये सिर्फ ऊपर का नहीं नीचे वाला भी काउंट करूंगा। ऐसा नहीं कि सर एक ये दो, नहीं, वो एक ही है। तो 3p में एक नोडल सरफेस है, फिर 4p में कितने नोडल सरफेस है? दो हो गया। कैसे? एक ये तो नोडल सरफेस है n का वैल्यू बढ़ने से बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नोडल प्लेन्स है n का वैल्यू बढ़ने से बढ़ेगा नहीं, वो तो सेम रहेगा, क्योंकि नोड में से जो प्लेन पास करता है उसको नोडल प्लेन बोलते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगुलर नोड्स बोलते हैं। निकालने का फॉर्मूला क्या है? l। तो एक बताओ, तो टोटल नोड्स कितने हैं? दो हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अगर नोड निकालने हो, अगर मेरे को निकालने हो टोटल नंबर ऑफ नोड्स, तो किसके इक्वल हो जाएगा? रेडियल नोड प्लस में एंगुलर नोड। अब रेडियल नोड क्या है? n-l-1 प्लस में एंगुलर नोड क्या है? l प्लस l माइनस l, क्या आ जाएगा? n-1। आपको कोई भी मान लो ऑर्बिटल दे दिया जाए और उसमें टोटल नंबर ऑफ नोड्स निकालने हो, जैसे मान लो कि आपको एक ऑर्बिटल दे दिया गया, सपोज करो कि ये लो, अगर आपको दिया मान लो 5d ऑर्बिटल दे दिया, फॉर एग्जांपल 5d ऑर्बिटल, और इस 5d ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स आपको निकालने हैं। फॉर्मूला क्या है? n-1, सिंपल। अब n की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 - 1 कितने हो गए? 4 हो गए। हो गया। लेकिन अगर आपको बोले कि 5d में जो रेडियल एंड एंगुलर नोड्स कितने हैं, तो कैसे निकालोगे? देखो, रेडियल नोड्स निकालने का फॉर्मूला क्या है? n-l-4। n का वैल्यू कितना है? 5, और d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 0 1 2 2 होता है, और माइनस क्या है? 1। 5 - 3 यानी कितना हो गया? 2 हो गया। और आपके जो एंगुलर नोड्स हैं वो कितना हो जाएगा? l, और d के लिए l का वैल्यू कितना होता है? 2। अब बताओ 2 + 2 कितना हुआ? 4। पहले समझ गए? तो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्बिटल्स देके उनके रेडियल एंड एंगुलर नोड पूछे जा सकते हैं। याद ये रखिएगा, एंगुलर नोड और नोडल प्लेन एक ही बात होती है, और रेडियल नोड, स्फेरिकल नोड या फिर नोडल सरफेस ये भी एक ही बात होती है। कहानी समझ आ गई? उतार लो इसको, फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे क्या पढ़ेंगे? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। अब वो शेप पढ़ने के साथ साथ हम उनके रेडियल नोड और एंगुलर नोड वो भी साथ साथ में कर लेंगे। क्या आगे? शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। नंबर 3, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। अब ये डी ऑर्बिटल होते हैं ना, ये डबल डबल शेप होते हैं। क्या बोला? डबल शेप। डबल, दो डबल होते हैं। ठीक है। अब देखो टोटल कितने ऑर्बिटल्स होते हैं डी में? 5। डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल होते हैं, क्योंकि m का वैल्यू 5 आया था, -2 -1 0 +1 +2 आया था। अब देखो पहला जो ऑर्बिटल है मैं नाम ही लिख देता हूं, क्या है? dxy, dyz, dzx, फिर dx2y2 और एक क्या आ गया? dz2। अब ये जो दो ऑर्बिटल हैं, इन दो ऑर्बिटल को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सियल। ये एक्सियल है, अलोंग द एक्सिस है। ये क्या है? एक्सियल है। और जो 3 है ये क्या है? इक्वेटोरियल। ये 3 क्या है? इक्वेटोरियल। कहानी समझ गए? अब dxy का अगर मेरे को शेप बनाना हो तो एक ये y एक्सिस मान लिया, ये x एक्सिस मान लिया, ये x हो गया, x प्राइम, y क्लियर है? तो उसमें क्या होगा? dxy, xy का मतलब क्या हुआ? xy प्लेन।
ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो इस एक्स वाई प्लेन कौन सा हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ, कि जहां पर जो ऑर्बिटल्स की जो लोब्स है, डंबल की जो लोब्स है, दे आर ऑन एक्स वाई प्लेन। अब टोटल एक्स वाई प्लेन कितने हैं, एक एक्स वाई प्लेन, 1 2 3 4, और हमारे पास क्या, डबल डंबल। एक डंबल में कितनी लोब होती है, 2, तो डबल डंबल में कितनी होगी, 4, और कितने प्लेन है, 4, तो भैया इन 4 प्लेन में चारों लोब्स आ जाएंगे। तो dxy क्या होगा, xy प्लेन में डंबल की लोब बना दी, क्लियर, एक डंबल, दूसरा डंबल, ओके, सिंपल, ठीक है। तो ये तो क्या हो गया, dxy हो गया, xy कहां पर है, सबस्क्रिप्ट में है, क्लियर। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन ये आ जाए कि जो dxy ऑर्बिटल है वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए dxy ऑर्बिटल इज, कहां होगी, मैंने क्या बोला कि लोब मैक्सिमम कहां जा रही है, यहां तक है। अगर मैं यहां से एंगल लूं तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 45 डिग्री, मींस 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस, और ये भी एंगल कितना है, 45 डिग्री, एंड 45 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस, कहीं से भी कर लो वही 45 आएगा। सो द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ dxy ऑर्बिटल इज एट 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस, 45 डिग्री फ्रॉम x एंड y एक्सिस कर लोगे। सिमिलरली दूसरा आ जाएगा कौन सा, dyz, मान लो ये y एक्सिस है, ठीक है, और z एक्सिस कौन सा ले लिया, मान लो ये z एक्सिस हो गया हमारा, ये क्या हो गया, z एक्सिस हो गया, ठीक है। तो ये yz प्लेन 1 2 3 4, अब ये ना सर ये तो छोटा सा, ये बड़ा सारा, अरे ये z एक्सिस ये नहीं है, z एक्सिस क्या है, अबव द प्लेन ऑफ बोर्ड है, लेकिन ये कैसे बनाए हम लोग, इसलिए हम लोगों ने एक बार ये बनाया, तो क्या हो जाएगा, एक लोब तो डाल दो ये लो, और एक लोब हो गई यहां पर, दूसरी लोब ये, और यहां पर। अब यहां पे आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए dyz ऑर्बिटल इज एट, तो क्या करोगे, लोब मैक्सिमम कहां है, यहां पर, ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री फ्रॉम z एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम y एक्सिस, तो ये क्या हो गया आपका dyz ऑर्बिटल हो गया। अब कौन सा है, dzx बना देते हैं, ये लो, ठीक है, ये x मान लो, और ये हमने क्या मान लिया, z एक्सिस मान लो, मान लिया, तो बना दो लोब यहां पे, एक लोब यहां, एक लोब यहां, एक यहां, एक यहां, ठीक है, एंगल कितना हो जाएगा, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये कौन सा हो गया आपका, ये dzx, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए dzx ऑर्बिटल इज एट 45 डिग्री फ्रॉम x एक्सिस एंड 45 डिग्री फ्रॉम z एक्सिस, सिंपल, कहानी समझ गए, कोई इशू नहीं है। कितने ऑर्बिटल हो गए, 3 हो गए, ठीक है। अब बात यह है कि नंबर ऑफ नोड देखते हैं सर, क्या देखते हैं, नंबर ऑफ नोड। तो सबसे पहले अगर मैं बनाऊं यहां पर कौन सा, जैसे इसी को पकड़ लो आप, dyz को पकड़ लो, अगर आपके पास हो 3D, आपके पास क्या हो, इन तीनों में से बात तो एक ही है, मैंने किसी एक को ले लिया, मैंने ले लिया 3D yz या 3dzx या 3dxy, एक ही बात, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ही तो है सिर्फ। अब 3dyz में टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड्स कितने होंगे, अब रेडियल नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-l-1, तो क्या लिखूंगा यहां पर, rn क्या है, रेडियल नोड्स, फॉर्मूला क्या है, n-l-1। अब 3 है n का वैल्यू, तो 3 - d के लिए l का वैल्यू 2 - 1 कितना हुआ, 0। तो भैया यहां पर 3dyz में कोई भी रेडियल नोड बोलो या स्फेरिकल नोड बोलो या नोडल सरफेस बोलो, कोई नहीं। लेकिन अगर ये आपको देता क्या, 4dyz देता, 4dyz कैसे होता, ये लो सर, यही तो होता, ये क्या हो गया 4dyz, और अंदर वाला क्या था, अंदर वाला था 3dyz। अब 4dyz पे देखो, आप देखो ये क्या आ गया, ये नोडल सरफेस आ गए, ये क्या आ गया, नोडल सरफेस। तो कितने नोडल सरफेस आए, एक। भैया सर ऐसा नहीं कि 1 2 3 4, नहीं, एक ही तो है, क्योंकि डबल डंबल है,
तो 4dyz में टोटल रेडियल नोड्स कितना जाने वाला है, एक आ जाने वाला है, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया विदाउट फॉर्मूला। लेकिन विद फॉर्मूला होगे तो फॉर्मूला क्या है, n माइनस l माइनस 1। n का वैल्यू कितना है 4, l का वैल्यू d के लिए 2 माइनस 1, तो क्या है 4 माइनस 2 माइनस 1, कितना आने वाला है 4, 4 माइनस 3 1, तो कितना आ जाएगा 1। ये अब इसको आप रेडियल नोड बोलो, स्फेरिकल नोड बोलो, या फिर नोडल सरफेस बोलो, बात तो एक ही। अब फिर आता है कि सर रेडियल नोड्स तो हो गया, अब किस पे जाते हैं हम लोग, एंगुलर नोड्स पे। किस पे जाते हैं, एंगुलर नोड्स पे। अब एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, एल। एंगुलर नोड बोलो या फिर क्या बोलो, क्या बोलोगे भैया, नोडल प्लेन। नोडल प्लेन, नोडल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन पासेस थ्रू नोड्स। नोड से जो प्लेन पास करे उसे नोडल प्लेन बोलते हैं। अब इन तीनों में L का वैल्यू कितना होगा भैया, D के लिए L का वैल्यू कितना होता है 2 होता है, तो यहां पर जो नोडल प्लेन्स आएंगे वो कितने आएंगे 2 आएंगे। किसमें, dxy में, dyz में, dzx में। आप dxy लो और dyz लो और dzx लो, नोडल प्लेन कितने आएंगे 2 आएंगे। कैसे, नोडल प्लेन क्या होता है, ए प्लेन पासेस थ्रू नोड्स। अब देखो यहां पर कि ये मान लो dzx था, तो भैया डंबल ये रहा, एक डंबल ये रहा, तो ये जो प्लेन है ये वाला, ये x एक्सिस वाला, और ये z तो आपने ले लिया ही ली, ठीक है, तो ये zx प्लेन, ये कौन सा प्लेन हो गया, zx प्लेन हो गया, तो वो तो क्या हो गया, नोड हो गया, नोडल प्लेन हो गया। फिर दूसरा नोडल प्लेन कौन सा हो गया, ये भी तो नोडल प्लेन है। नोड, ये रहा नोड, नोड में से प्लेन पास कर रहा है, लोब में से थोड़ी पास करवाया हम लोगों ने। इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी तो यहां पर है, लोब्स पर है, यहां थोड़ी है। तो ये रहा नोड, और नोड में से जो प्लेन पास कर जाए नोडल प्लेन। तो कितने प्लेन इस नोड से पास कर रहे हैं, एक और एक 2, तो कितने हो गए नोडल प्लेन 2, यहां भी हो गए 2। यहां पर देखो ये रहा नोड, और नोड से प्लेन पास कर जाए एक ये रहा, और दूसरा कौन सा रहा, दूसरा ये, कितना हो गया, यहां भी 2 हो गए। यहां पर आते हैं किसमें, ठीक है, एक तो ये रहा और ये z था ना, हाँ दूसरा ये रहा, ठीक है। यहां पर देखो कौन सा है, ये रहा नोड, एक तो ये रहा नोडल प्लेन, और दूसरा नोडल प्लेन कौन सा है, ये रहा। बोलेंगे क्या, अब ये नोडल प्लेन एक तो x है, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो जाएगा, z हो जाएगा। तो करना क्या, याद रखने का तरीका बताता हूं आपको। बोला dxy में कितने नोडल प्लेन्स हैं और कौन कौन से, तो d में नोडल प्लेन कितने होते हैं 2, तो आप बोल दोगे कि सर 2। फिर कौन कौन सा, भैया आपके पास क्या दिया है xy, कौन सा रहेगा z, तो भैया सबसे पहले इस x को z के साथ ले लो, तो कौन सा हो जाएगा xz, और दूसरा y को z के साथ ले लो, तो कौन सा हो जाएगा yz। आपको बोले कि सर dyz में कौन कौन से नोडल प्लेन है, yz कौन सी मिसिंग है, x, तो उस x को पहले y के साथ, तो क्या लोगे सर, एक तो xy, दूसरा x को z के साथ xz। यहां पर zx है, कौन सा मिसिंग है, y, तो नोडल प्लेन कौन कौन सा हुआ, y को z के साथ, एक तो yz प्लेन, और दूसरा कौन सा हुआ xz प्लेन। करेक्ट हो जाए, तो ये है नोडल प्लेन्स, या फिर क्या बोलते हैं एंगुलर नोड्स। कर लोगे पक्का, मिटा दे इसको। अब आगे आते हैं, ये तो क्या थे, इक्वेटोरियल थे। अब हमारे दो बचे कौन से, एक्सियल, दो बचे कौन से, एक्सियल, वो भी करते हैं। कौन कौन सा है, dx² y² एंड dz²। चलो अब dx² y², मान लो ये x एक्सिस है और ये कौन सी है, y एक्सिस, ठीक है। x² y² बोला है, मींस द lobes of the dumbbell are on the axis, along the axis, एक्सिस के ऊपर है, तो भैया एक लोब इसके ऊपर, एक लोब इसके ऊपर, हो गया dx², एक लोब इसके ऊपर और दूसरी इसके ऊपर, हो गया dy²। तो क्या नाम हो गया इसका, dx² y²। कई बच्चे इसको बोलते हैं dx² y²। मैं थोड़ी कर रहा हूं, एक लोब से दूसरी लोब माइनस थोड़ी कर रहे हो, कि जो dx² y² बोलोगे नो, ये माइनस नहीं है, ये क्या है, हाइफन, तो इसको क्या बोलते हैं, dx² y²। समझ गए कहानी। अब बात यह है कि यहां पर सबसे पहले तो मैं क्या देखूं, रेडियल नोड्स देखता हूं। क्या देखूं मैं, रेडियल नोड्स, या फिर क्या बोलूं, या बोलूं इसको, क्या बोलो, स्फेरिकल नोड्स, स्फेरिकल नोड्स, या फिर क्या बोलूं, नोडल सरफेस कितना होगा,
अब कितना होगा वो डिपेंड करेगा कि आगे n का वैल्यू क्या है। अगर मान लो ये 3 हो जाए, क्या हो जाए 3, तो भैया फॉर्मूला है क्या निकालने का, n - l - 1 3 माइनस, अब d के लिए l का वैल्यू कितना है 2, 3 - 2 - 1 कितना हो गया 0। तो कोई भी रेडियल नोट्स है नहीं, ठीक है। अब दूसरा आ जाते हैं, कौन सा आ जाते हैं, दूसरा हम लोग क्या आएंगे, एंगुलर नोड्स। कौन सा आएंगे, एंगुलर नोड्स, या फिर हम उसको क्या बोल दें, बोल दो नोडल प्लेन। क्या बोल दें, नोडल प्लेन, ठीक है। ये कैसे निकालोगे, अब नोडल प्लेन या एंगुलर नोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, वो फॉर्मूला क्या है, L। अब वो L का वैल्यू D के लिए, अब L का वैल्यू डिपेंड नहीं करेगा n के ऊपर, वो चाहे 3dx² हो, 4dx² हो, 5dx² हो, L का वैल्यू D के लिए कितना होता है 2, तो यहां पर नोडल प्लेन कितने हो जाएंगे 2। अब नोडल प्लेन क्या होते हैं, ए प्लेन पासेस थ्रू नोड्स। अब नोड कौन है, ये, इस नोड से कौन सा प्लेन पास करेगा, कौन सा प्लेन पास करेगा, तो देखो ध्यान से, ये दिखा आपको x और y के 45 डिग्री एंगल, ठीक है, और ये प्लेन थोड़ी हो सकती, तो लाइन होगा, तो फिर एक कौन सी एक्सिस और बाकी z एक्सिस, मींस ये जो प्लेन पास होगा ना, नाम तो नहीं बोल पाएंगे तो क्या बोलेंगे, कौन सा प्लेन जो कि z एक्सिस और x एक्सिस और y एक्सिस के 45 डिग्री एंगल से जो प्लेन बन रहा है, तो ये प्लेन नहीं हुआ, देखो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो फिर ये अबव द प्लेन कौन सा हुआ, z एक्सिस हुआ, तो ये प्लेन नहीं हुआ, देखो ध्यान से, ये प्लेन। अब इस प्लेन, ये प्लेन कैसे फॉर्म हुआ, z एक्सिस को मिला के एंड x और y के 45 डिग्री एंगल से जो लाइन आ रही है उसको मिला के जो प्लेन बना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नोडल प्लेन। तो एक तो ये हो गया, फिर एक ये नहीं हो गया, देखो ध्यान से, यहां से भी तो जा रहा है, ये 45 डिग्री एंगल से, ये कौन सा एंगल है, 45 डिग्री एंगल से, और z एक्सिस के साथ मिलता हुआ, तो z एक्सिस से और इस x और y के 45 डिग्री एंगल से मिलता हुआ ये जो प्लेन जा रहा है थ्रू नोड्स, तो क्या हो गया, नोडल प्लेन हो गया। तो यहां पर टोटल कितने नोडल प्लेन आएंगे, 2 नोडल प्लेन आएंगे, इसमें dx² y² में। कहानी समझ आ रही है, पक्का, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब भैया नंबर कौन सा था, ये ना नंबर आपका 4। अब आता है नंबर 5, बड़ा इंपॉर्टेंट, कौन सा, dz²। अब dz² एक स्पेशल टाइप का ऑर्बिटल है d का। अब यहां पर क्या होता है, मान लो ये z एक्सिस है, मान लो ये क्या है, z एक्सिस है, तो भैया इसमें एक ही डंबल होता है, इसमें क्या है, सिंगल डंबल है, और इस डंबल के अराउंड एक रिंग है बॉस, इस डंबल के अराउंड क्या होती है, एक रिंग होती है, जैसे अपना एक प्लेनेट है ना सैटर्न, शनि, ठीक है, तो शनि के अराउंड एक रिंग होती है, तो वैसे इस डंबल के अराउंड एक रिंग है, तो ये कौन सा हो जाएगा, 3dz²। अब 3 क्यों बोला मैंने, 4dz भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, dz² हो गया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहां पर रेडियल नोड कैसे होंगे, तो रेडियल नोड में तो कोई दिक्कत नहीं, वही फॉर्मूला n - l - 1, क्योंकि अगर ये 3d है, अगर मैं 4d बनाऊंगा तो 4d कैसे बनेगा, ये आ जाएगा, ये 4dz² हो जाएगा, ये अंदर वाला 3d है, ये बाहर वाला 4d, तो ये जो स्पेस आएगा, ये जो रीजन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियल नोड बोलते हैं, या फिर नोडल सरफेस बोलते हैं, या स्फेरिकल नोड बोलते हैं, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन बात कहां आती है, नोडल प्लेन में। अब d के हिसाब से तो l का वैल्यू 2 है, तो भैया यहां पर 2 नोडल प्लेन है, लेकिन क्वेश्चन ये उठता है कि dz² में कितने नोडल प्लेन होते हैं, 2 होते हैं, नहीं 0 होते हैं। यहां पर जो नोडल प्लेन्स हैं, या फिर क्या बोलते हैं इसको मैं, एंगुलर नोड्स हैं, एंगुलर नोड्स कितने होते हैं, 0 होते हैं भैया, 0। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां पे। अब बताओ यार, नोडल प्लेन निकालते हैं, एक प्लेन पासेस थ्रू नोड, तो भैया नोड तो इसका ये, अब यहां से कैसे प्लेन पास करोगे भाई, क्योंकि ये प्लेन पास करोगे, अरे ये तो प्लेन हुआ ही, यहां तो रिंग है। अब रिंग क्यों बनाए, क्योंकि वहां पर भी इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है, तो ये तो नोडल प्लेन हुआ ही। फिर कैसे बनाओगे, अब ये भी नहीं हुआ क्योंकि ये तो ऑर्बिटल आ गया, तो इसका मतलब कोई प्लेन पास नहीं होगा यहां से। देयर इज नो नोडल प्लेन इन dz²।
चाहे वो 3dz² है, 4dz² है, 5dz² है। तो फिर यहां पर है क्या, एक काम हो सकता है कि ये नोड से होते हुए एक कोनिकल सरफेस हो सकता है। एक तो ये हो गया, दिख रहा है कौन, ये फिर एक कौन नीचे भी तो बन सकता है। तो यहां पर कोनिकल सरफेसेस होते हैं। क्या होता है यहां पर, यहां पर क्या होते हैं, दो कोनिकल कोनिकल सरफेसेस। ठीक है, यहां पर ये आपके नोडल प्लेन्स नहीं होते हैं, कोनिकल सरफेसेस होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में आ जाए कि हाउ मेनी नोडल प्लेन्स या हाउ मेनी एंगुलर नोड्स आर प्रेजेंट इन 3dz², आप क्या लिखोगे, 0। ठीक है, तो वहां पर कोई एंगुलर नोड्स या फिर आपके नोडल प्लेन नहीं होता है, क्योंकि बन ही नहीं सकता कोई। फिर क्या होता है वहां पे, कोनिकल सरफेस होता है। कितने, एक ये रहा और एक नीचे रहा, दो कोनिकल सरफेसेस हो सकता है। तो कहानी समझ आई, शेप समझ आया डी ऑर्बिटल का, शेप के बाद उसके टाइप ऑफ नोड समझ आ गए, कैसे निकालते हैं, क्या निकालते हैं। dz² बड़ा इंपॉर्टेंट है। डी के बाकी जितने भी हैं, चाहे वो dxy है, dyz है, dzx है, dx²y² है, इन सब के अंदर जो एंगुलर नोड या नोडल प्लेन्स वो कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन dz² में नोडल प्लेन कितना होगा, 0 होगा, वहां पे कोनिकल सरफेस होता है। बाकी रेडियल नोड्स तो सबका कोई दिक्कत है नहीं, n-1, चाहे वो dz² हो, dx²y² हो, dxy हो, dyz हो, dzx हो, कोई दिक्कत ही नहीं है उसके अंदर। ठीक है, एक बार इसको उतार लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो ये था हमारा कौन सा, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। आई थिंक बड़ा डिटेल में आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब उसके बाद कौन सा आता है, शेप ऑफ एफ ऑर्बिटल। ठीक है, अब एफ ऑर्बिटल का जो शेप है वो कॉम्प्लेक्स है, इसलिए हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको पढ़ते नहीं, बात ही खत्म हो गई। ठीक है, एफ ऑर्बिटल का शेप क्या है, कॉम्प्लेक्स है। अब आगे चलते हैं, क्या था ये, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और नंबर 4 कौन सा है, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब स्पिन क्वांटम नंबर क्या है कि ये एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन बताता है अराउंड इट्स ओन एक्सिस। एक इलेक्ट्रॉन का क्या बताता है, स्पिन। अब इलेक्ट्रॉन का दो ही स्पिन हो सकता है, क्या हो सकता है, एक तो क्लॉकवाइज हो सकता है और एक क्या हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकता है, एंटी क्लॉकवाइज। अगर आप क्लॉकवाइज स्पिन को आप +½ लिख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज स्पिन को आप क्या लिखोगे, -½ लिखोगे। और अगर आप क्लॉकवाइज स्पिन को -½ लिख रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज को क्या लिखोगे, +½ अब कोई फिक्स नहीं है कि +½ क्लॉकवाइज के लिए है सर और -½ एंटी क्लॉकवाइज के, कोई जरूरी नहीं है। +½ है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है और -½ आपका क्लॉकवाइज के लिए भी हो सकता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का अपने ओन एक्सिस के अराउंड दो ही स्पिन होता है, कौन सा, एक तो क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। कहानी समझ आ गई। अब देखो ध्यान से कि जो ऑर्बिटल होता है ना, एन ऑर्बिटल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी, एन ऑर्बिटल इज designated by 3 quantum numbers, 3 quantum numbers। कौन कौन से, n, l और m। an orbital is designated by 3 quantum numbers, कौन से, n, l और m, whereas an electron is designated by 4 quantum numbers, कौन से, n, l, m और लास्ट में कौन सा आता है, s। तो स्पिन क्वांटम नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, स्मॉल s से लिख दो या फिर m और सबस्क्रिप्ट में लगा दो क्या, s लगा दो। तो एक इलेक्ट्रॉन है, इट इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स, स्पिन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन एक ऑर्बिटल में सिर्फ वो 3 ही क्वांटम नंबर से डेजिग्नेट होता है, कौन सा, n, l, m। हम कैसे इसको शो करते हैं, psi n, l, m। अब आपने psi के बारे में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में पढ़ा होगा ना। तो ओके, अब आपके पास एक क्वेश्चन आ जाए, मान लो आपके पास क्वेश्चन आ गया कि psi 420 इज, कि psi 420 क्या है, 420 क्या है। तो आपको कैसे करना है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, psi ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करता है, किसको, एटॉमिक ऑर्बिटल को। ये जो पहला वैल्यू है किसका है, n का, दूसरा वैल्यू l का, तीसरा वैल्यू m का। इसका मतलब n का वैल्यू कितना है, 4 है। अब l का वैल्यू 2 किसके लिए होता है, d के लिए होता है, और m का वैल्यू 0 किसके लिए है, किसी के लिए भी हो सकता है।
डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर के लिए भी हो सकता है, और फिर आपका डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स किसी के लिए भी हो सकता है। तो आपका ऑर्बिटल कौन सा हुआ? 4D। कौन सा ऑर्बिटल हुआ? 4D। कहानी समझ आ गई? आपको बोल दे कि साई 320 कौन सा है, तो क्या बताओगे? n का वैल्यू 3, l का वैल्यू 2 किसके लिए? d, और m का वैल्यू 0 किसके लिए? किसी के लिए भी, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर y स्क्वायर, dz स्क्वायर। तो किसके लिए होगा? ऑर्बिटल कौन सा हो जाएगा? 3D ऑर्बिटल हो जाएगा। कहानी क्लियर है? ओके, कर लोगे? और ये इलेक्ट्रॉन इज डेजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर्स। अब इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्या क्वेश्चन आया हुआ है? चलो क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया। देखो ध्यान से, प्रीवियस ईयर में मेरे पास क्वेश्चन है क्या? बिल्कुल है। चलिए देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर है नीट 2016 में। नीट 2016 में आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं पढ़ के आपको बताता हूं क्या है। टू इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिस्टिंग्विश्ड बाय। दो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने सेम ऑर्बिटल ऑक्यूपाई किया हुआ है, उनको डिस्टिंग्विश कैसे करोगे? कि भैया ध्यान रखना कि मान लो एक ऑर्बिटल है ये, अब इसमें दो इलेक्ट्रॉन है। अब एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बट विद अपोजिट स्पिन। तो एक का स्पिन ये होगा, दूसरे का स्पिन ये। अगर एक का क्लॉकवाइज है तो दूसरे का क्या होगा? एंटी क्लॉकवाइज। सो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइंग द सेम ऑर्बिटल आर डिफरेंशिएटेड बाय स्पिन क्वांटम नंबर। कौन सा क्वांटम नंबर? स्पिन। तो इसका मतलब है कि एक एटम में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, कुछ एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे, ओप्पो प्रिंसिपल, N+L एनर्जी रूल मैंने आज आपको बताया। फिर हम पढ़ेंगे हर्ट्ज रूल फॉर मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और उसके बाद पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, क्योंकि एग्जाम में इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है? क्वांटम नंबर्स के बारे में पढ़ा है, और उसके अंदर हम लोग शेप ऑफ ऑर्बिटल्स में भी चले गए हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो भी कर लिया है। ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालते हैं वो भी पढ़ा है, और देखा कि इसमें एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन आता है। ठीक है, यानी आपको ऐसा दे देगा कि मान लो कि सोडियम है। चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि सोडियम दिया आपको, और सोडियम का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए सारे क्वांटम नंबर बताओ। अब सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 11। तो वैलेंस कितना है? 3s1 है। अब 3s1 के लिए सारे क्वांटम नंबर कैसे होंगे? n का वैल्यू कितना हो गया? 3 हो गया। l का वैल्यू s के लिए कितना हो गया? 0 हो गया। l का वैल्यू 0 है तो m का वैल्यू वैसे ही 0 हो गया। फिर s का वैल्यू क्या होगा? अब एक इलेक्ट्रॉन है, s का वैल्यू या तो +½ हो सकता है और या फिर -½ हो सकता है। तो ये चारों क्या है? 300 +½ या फिर 300 -½ तो इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा, वो आपका करेक्ट है। तो इस टाइप के भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक आपको क्वांटम नंबर अच्छे से समझ आया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए। देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और 4 नंबर अपने कंफर्म करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।